अल-असद, सीरिया का शर्मीला लड़का कैसे बना दुनिया का खौफनाक हुक्मरान। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके सामने जो तस्वीर है ये किसी आम शख्स की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नौजवान की है जिसकी कहानी ने दुनिया के नक्शे पर गहरे नकूश छोड़े हैं। ये नौजवान बशर अल-असद सीरिया के सबसे ताकतवर, मशहूर और मुतनाज़ खानदान में पैदा हुआ, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसकी दिलचस्पी कभी सियासत में थी ही नहीं। वो तो हजारों मील दूर लंदन में अपनी दुनिया में मगन मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। इसका मिजाज शर्मीला, तबीयत सीधी और जिंदगी बहुत आम से थी। लेकिन फिर अचानक 1994 का एक दिन आता है। टीवी पर एक ऐसी खबर नशर होती है जो इस नौजवान की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। वो लड़का जो सियासत से कोसों दूर था, चंद दिनों में ना सिर्फ सीरिया वापस आता है, बल्कि एक ताकतवर लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आता है। हैरत की बात यह है कि यही लड़का जो एक आम जिंदगी गुजारना चाहता था, कुछ सालों बाद सीरिया के तख्त पर बैठता है और फिर दुनिया इसे आज के दौर का सबसे शफ़ाक हुक्मरान कहने लगती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी नौजवान की कहानी सुनाएंगे जो अपनी किस्मत के हाथों एक आम इंसान से एक डिक्टेटर बन गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचता रहे। प्यारे साथियों, बशर अल-असद की जिंदगी का आगाज 11 सितंबर 1965 को सीरिया के शहर दमिश्क में हुआ। वो हाफिज अल-असद के बेटे थे जो बाद में सीरिया के सदर बने। इनका खानदान बज़ाहिर ताकतवर लगता था, लेकिन हकीकत में इनकी जड़ें बहुत सादा थीं। हाफिज अल-असद का ताल्लुक एक आम से दही घराने से था, जो अपनी मेहनत और मंसूबाबंदी से सीरिया की सियासत में सबसे आला मकाम तक पहुंचा। बशर अल-असद इनके तीसरे बेटे थे और हमेशा से अपने मिजाज में शर्मीले और मासूम दिखाई देते थे। बचपन से ही बशर अल-असद सियासत से दूर रहना चाहते थे। इनका दिल साइंस और मेडिकल फील्ड में लगता था। इनके दोस्तों के मुताबिक ये निहायत ज़हीन और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले तालिबे इल्म थे। सीरिया के सियासी माहौल की पेचीदगियों से वो हमेशा दूर रहे और ज्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते थे। इनके बड़े भाई बासिल अल-असद ने सियासत में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी और खानदान के अंदर ये बात तय थी कि बासिल ही हाफिज अल-असद के जाननशीन होंगे। बचपन और जवानी के दौरान बशर अल-असद की दिलचस्पी सियासत की बजाय मेडिकल दुनिया में ज्यादा थी। अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लंदन चले गए, जहां इन्होंने अपनी मेडिकल की तालीम का आगाज किया। वो आंखों के एक माहिर डॉक्टर बनना चाहते थे। लंदन की जिंदगी ने इन्हें एक आजाद माहौल दिया, जहां वो सियासत की उलझनों से आजाद एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था, एक ऐसा खेल जो उन्हें इस रास्ते पर ले जाने वाला था जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। साथियों, ये साल 1994 था, जब बशर अल-असद के बड़े भाई बासिल अल-असद, जिन्हें हाफिज अल-असद के बाद सीरिया के तख्त का हकीकी वारिस समझा जाता था, एक कार हादसे में हलाक हो गए। बासिल की मौत एक जबरदस्त धचका थी। वो नौजवान जो अपने वालिद के जेरे साया सीरिया के सियासी मुस्तकबिल की जमानत समझा जाता था, एक लम्हे में दुनिया से रुखसत हो गया। इस साने ने न सिर्फ हाफिज अल-असद के खानदान बल्कि पूरे सीरिया को एक सियासी भूचाल में डाल दिया। बशर जो अपनी किताबों और मरीजों की दुनिया में मगन था, इस साने से न सिर्फ दुखी हुआ बल्कि अचानक ही इसे एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। बासिल के जाने के बाद खानदान की निगाहें बशर पर मरकूज हो गई। हाफिज अल-असद के लिए अपने खानदान की सियासी विरासत को महफूज रखना जरूरी था और बशर उस विरासत का वाहिद वारिस बचा था। लिहाजा लंदन की पुरसकून जिंदगी को छोड़कर बशर अल-असद को सीरिया बुलाया गया और इनका एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें वो ना चाहते हुए भी सियासत के मैदान में कदम रखने पर मजबूर हो गए। इन्हें अपनी मेडिकल की तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा और सीरिया की सियासत की पेचीदगियों को समझने के लिए तैयार होना पड़ा। बशर के लिए ये फैसला ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि इनकी जात के खिलाफ भी था, लेकिन खानदान की इज्जत और इक्तदार को कायम रखने के लिए ये जरूरी समझा गया। सियासत, हुकूमती पेचीदगियां और इक्तदार के खेल का ये मैदान इनके लिए अजनबी था, मगर अब इन्हें इसमें महारत हासिल करना थी। हाफिज अल-असद ने जल्द ही समझ लिया कि बशर को सियासत के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं होगा। उन्होंने इस नौजवान के लिए एक खास मंसूबा तरतीब दिया। सबसे पहले बशर को सीरिया के हुकूमती ढांचे को समझने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों में तैनात किया गया। इन्हें फौजी कमांडर्स, हुकूमती शोबों और अहम पोजीशंस पर बिठाया गया ताकि वो इक्तिदार के असूलों को करीब से देख सके और समझ सके कि एक लीडर को किस तरह के फैसले करने होते हैं। लेकिन सिर्फ इंतजामी तजुर्बा काफी नहीं था, अवाम में बशर की शबीह को बेहतर बनाना भी जरूरी था। इसके लिए एक मंसूबा बंद मीडिया मुहिम शुरू की गई।
इनके शर्मीले और मासूम मिजाज को अवाम के सामने एक काबिल हमदर्द और नेक नियत रहनुमा के तौर पर पेश किया गया। इनके समाजी कामों जैसे गरीबों की मदद और सेहत के मंसूबों में दिलचस्पी को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। बशर की ये तस्वीर जल्द ही सीरिया के अवाम में मकबूल होने लगी। इस दौरान बशर ने अपनी जात को बदलना शुरू किया। वो शर्मीला नौजवान अब एक ऐसा लीडर बनने की कोशिश कर रहा था जो अपने मुल्क की बागडोर संभाल सके। लेकिन फिर एक दिन सीरिया के सियासी मंजरनामे में वो दिन भी आ गया जब बशर अल असद को वो तख्त सौंपा गया जिस पर इनके वालिद हाफिज अल असद तकरीबन 3 दहाइयों तक बराजमान रहे थे। सन 2000 में हाफिज अल असद की वफात के बाद सीरिया की सियासी क़यादत के लिए बशर अल असद को सामने लाया गया। लेकिन उस वक्त एक बड़ा मसला ये था कि सीरिया के आईन के मुताबिक सदर बनने के लिए कम से कम उम्र 40 साल होना जरूरी थी और बशर उस वक्त सिर्फ 34 साल के थे। यहाँ खानदान की सियासी ताकत ने अपना असर दिखाया। सीरिया के आईन को तेजी से तब्दील किया गया और सदर बनने की कम से कम उम्र को घटाकर 40 से 34 साल कर दिया गया। इस तब्दीली के बाद बशर अल असद बाज़ाब्ता तौर पर सीरिया के सदर मुंतखब हो गए। इनका इक़्तिदार संभालना एक तारीखी लम्हा था क्योंकि वो ऐसे वक्त में क़यादत की जिम्मेदारी ले रहे थे जब मुल्क कई दाखिली मसाइल और पेचीदगियों का शिकार था। इक़्तिदार के आगाज में बशर अल असद ने अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। इनके इंतखाब को एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। सीरिया के अवाम जो हाफिज अल असद की सख्त पॉलिसियों से तंग आ चुके थे, ये तवक्को कर रहे थे कि बशर एक मुख्तलिफ और बेहतर हुक्मरान साबित होंगे। इनकी लिबरल तालीम, मगरबी सोच और नौजवान क़यादत की शबीह ने लोगों में ये यकीन पैदा किया कि वो सीरिया को एक नए दौर में ले जा सकते हैं। इब्तिदा में बशर ने कुछ इस्लाहात का ऐलान किया। इन्होंने मईशत को बेहतर करने, करप्शन को खत्म करने और अवामी हकूक में इजाफा करने की बात की। इनके इक़दामात ने एक मुख्तसर वक्त के लिए लोगों को मुतमईन कर दिया, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि बशर अल असद की क़यादत में तब्दीली की वो उम्मीदें सिर्फ बातों तक महदूद रहेंगी। बशर अल असद के फैसले और इनकी क़यादत का असल चेहरा वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गया। यही वो वक्त था जब सीरिया की सियासत में एक नया मोड़ आना शुरू हुआ और अवामी मायूसी ने सर उठाना शुरू कर दिया। बशर अल असद की क़यादत में सीरिया के सियासी निज़ाम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अवाम का गुमान था कि वो एक नर्म मिजाज और इंसाफ पसंद रहनुमा है, लेकिन इनके फैसले और इक़दामात इस तासुर के बरक्स थे। सीरिया में जबर का माहौल बरकरार था और इख्तिलाफ राय रखने वालों के लिए जगह खत्म होती जा रही थी। आजादी और मुसावात के ख्वाब देखने वाले लोग अब खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो गए। ये मायूसी और गुस्सा धीरे धीरे सीरिया की गलियों में महसूस होने लगा। अवाम के दिलों में जो लावा बरसों से जमा हो रहा था वो अब फटने के करीब था। बशर अल असद के लिए ये एक नाजुक वक्त था। वो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अगर अवाम का ये गुस्सा सड़कों पर निकल आया तो इनका इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है। लेकिन हालात को बेहतर बनाने की बजाय इन्होंने वही रास्ता अपनाया जो इनके वालिद ने अपनाया था, जबर, कंट्रोल और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। नाज़रीन ग्रामी, सीरिया के सियासी हालात कई दहाइयों से बहरानों का शिकार रहे हैं और 2024 में ये कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। बशर अल असद जो ईरान और रूस जैसे ताकतवर इत्तेहादियों की मदद से अपनी हुकूमत को कायम रखे हुए थे, अब नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इनके ये इत्तेहादी खुद अपनी जंगों और मसाइल में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से सीरिया को वो मदद नहीं मिल रही जो पहले हासिल थी। ये हालात असद हुकूमत के लिए निहायत मुश्किल साबित हो रहे हैं। सीरिया जो पहले ही खाना जंगी, मुआशी तबाही और अवामी मायूसी की मार झेल चुका है, अब एक बार फिर बहरानों की दहलीज पर खड़ा है। अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है और अपोजिशन के ग्रुप दोबारा फाल हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि बशर अल असद इस बहरान का सामना कैसे करेंगे? क्या वो ताकत के जरिए अवाम को दबाएंगे या इस्लाहात का रास्ता अपनाएंगे? आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।